सीरिया में अपनी अपनी सैन्य मौजूदगी और रणनीतिक हितों को लेकर इसराइल और तुर्की अब आमने सामने हैं। माहौल बेहद ज्यादा तनावपूर्ण है। 18 अगस्त 2026 को उत्तरी सीरिया के अबू अल-दहूर एयरबेस पर इसराइली हवाई हमले ने दोनों देशों के बीच सीधे सैन्य टकराव की आशंका को अचानक बढ़ा दिया है। हालांकि अमेरिका की मध्यस्थता से तनाव कम करने और 23 अगस्त को एक डी-कॉन्फ्लिकेशन मैकेनिज्म बनाने पर बातचीत हुई, लेकिन सवाल ये उठ खड़ा हुआ, अगर इसराइल और तुर्की के बीच सीधा सैन्य टकराव होता है तो किस देश का पलड़ा भारी होगा? क्या तुर्की का विशाल सैन्य आकार भारी पड़ेगा या इसराइल की अत्याधुनिक तकनीकी? अगर दोनों देशों की कुल सैन्य क्षमता की तुलना करें तो तुर्की आकार और संख्या के मामले में काफी बड़ा है। तुर्की के पास एक विशाल स्थायी सेना, बड़ा भूभाग, मजबूत नौसेना और विस्तृत घरेलू रक्षा उद्योग है। दूसरी ओर इसराइल की सेना आकार में भले छोटी हो, लेकिन उसकी ताकत, गुणवत्ता, एडवांस तकनीकी, प्रेसिजन हथियारों और वास्तविक युद्ध के समृद्ध अनुभव पर टिकी है। हवाई जंग की बात करें तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसराइल को तकनीकी रूप से स्पष्ट बढ़त हासिल है। इसराइल के पास F-35 अदीर स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की पूरी स्क्वाड्रन है। यहाँ आपको बता दें कि अदीर F-35 का वो उन्नत संस्करण है जिसे इसराइली फोर्सेस ने अपने मन मुताबिक डिजाइन किया है, जिसकी संख्या भविष्य में 75 तक पहुंचने वाली है। इसके अलावा उसके पास आधुनिक F-15 और F-16 विमान हैं। दूसरी तरफ तुर्की की वायुसेना की रीढ़ मुख्य रूप से अमेरिकी F-16 विमान है। हालांकि तुर्की यूरोफाइटर टाइफून खरीदने की प्रक्रिया में है और अपने स्वदेशी कान स्टेल्थ फाइटर जेट पर काम कर रहा है, लेकिन आज की तारीख में कान पूरी तरह ऑपरेशनल F-35 का मुकाबला करने के स्तर पर नहीं है। ऐसे में शुरुआती हवाई युद्ध में इसराइल की एयर सुपीरियरिटी निर्णायक पूर्ण साबित हो सकती है। हालांकि आधुनिक युद्ध सिर्फ फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं रहती। तुर्की का सबसे बड़ा हथियार उसका विश्व प्रसिद्ध ड्रोन उद्योग है। बेयर कतार TB2 और अंकीसी जैसे ड्रोनों के साथ साथ तुर्की अब किजिलिल्मा जैसे अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो इसराइल की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। लेकिन इसराइल का लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम युद्ध में अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं। तुर्की भी अपने नए स्टेल डोम एयर डिफेंस नेटवर्क को $6.5 अरब के निवेश के साथ तैयार कर रहा है, लेकिन यह अभी पूरी तरह से तैनात और कॉम्बैट टेस्टेड नहीं है। नौसेना के मोर्चे पर तुर्की के पास बड़ी नौसैनिक टुकड़ी, ज्यादा पनडुब्बियां और सतही युद्धपोत हैं, जो पूर्वी भूमध्य सागर में दबाव बना सकते हैं। लेकिन इसराइल की SAR-6 कार्वेट और डॉल्फिन क्लास पनडुब्बियां अपने रणनीतिक मिशनों के लिए बेहद धारदार मानी जाती हैं। आधुनिक युद्ध में दुश्मन को सबसे पहले देखना और सटीक हमला करना ही जीत तय करता है। इसराइल का खुफिया तंत्र मोसाद और सैन्य खुफिया इकाई 8200 इंटेलिजेंस, ड्रोन वारफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में दुनिया में अग्रणी माने जाते हैं। SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के साल 2025 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इसराइल ने साल 2025 में करीब $48.3 अरब सैन्य बजट पर खर्च किए, जबकि तुर्की का सैन्य खर्च लगभग $30 अरब रहा। हालांकि तुर्की की अर्थव्यवस्था बड़ी है और उसका घरेलू रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। चूंकि दोनों देशों के बीच कोई सीधी जमीनी सीमा नहीं है, इसलिए यह संघर्ष मुख्य रूप से मिसाइल, ड्रोन, नौसेना और हवाई हमलों तक सीमित रहेगा। इस पूरे समीकरण में अमेरिका का रुख भी अहम होगा, जो इसराइल का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है और तुर्की नाटो का एक सहयोगी भी है। तो आखिर अगर आज इसराइल और तुर्की आमने सामने आ जाएं तो किसकी जीत होगी? इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अगर सीमित और तेज युद्ध होंगे, मतलब टकराव कुछ दिनों का होगा और मुख्य रूप से सीरियाई थिएटर में हवाई हमलों, ड्रोनों और मिसाइलों तक सीमित रहता है, तो इसराइल का पलड़ा भारी पड़ेगा। F-35 फाइटर जेट्स, कॉम्बैट टेस्टेड लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, एडवांस इंटेलिजेंस और प्रिसीजन हथियारों का मेल इसराइल को शुरुआती बढ़त दिला देगा। अगर लंबे और व्यापक युद्ध की बात करें, माने यह जंग महीनों तक खींचे, तो तुर्की एक बेहद कठिन और भारी प्रतिद्वंदी साबित हो जाएगा। तुर्की की विशाल सेना, बड़ा आर्थिक आधार, बड़ा नौसैनिक बेड़ा और तेजी से बढ़ता स्वदेशी रक्षा उद्योग युद्ध के लंबे खींचने पर अपनी ताकत दिखा सकता है। इसके अलावा इसराइल का अघोषित परमाणु रक्षा कवच इस पूरे समीकरण को किसी भी अंतिम परिस्थिति में पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। सीरिया की धरती पर बनी यह स्थिति फिलहाल एक नाजुक संतुलन पर टिकी है, जहां जरा सी गलतफहमी पूरे क्षेत्र को एक महायुद्ध की ओर धकेल सकती है।
ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने खाड़ी में अमेरिका की सैन्य मशीनरी की सबसे कमजोर नस पर चोट की है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरानी हमलों के कारण अमेरिका ने खाड़ी के करीब 15 सैन्य ठिकानों तक अपनी पहुंच और नियंत्रण हमेशा के लिए गंवा दिया। एक पूर्व अमेरिकी 4 स्टार जनरल के आकलन के मुताबिक इन रियर एरिया बेसों पर हुए भीषण नुकसान के बाद अब वाशिंगटन के सामने एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। क्या अरबों डॉलर खर्च करके ईरान के मिसाइल रेंज में मौजूद बेसों को फिर से खड़ा किया जाए या अपनी सेना को पीछे समेट लिया जाए? ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी रियर बेसों को सीधे जंग के मैदान में तब्दील कर दिया। बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में बने अमेरिकी हैंगर, बैरक, रडार सिस्टम, फ्यूल डिपो और कम्युनिकेशन सेंटर्स को भीषण नुकसान पहुंचा है। एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिकी सेना अब ईरान पर हमले करने की क्षमता रखती है, लेकिन बेसों तक आसान पहुंच खत्म होने और लॉजिस्टिक्स ठप होने से सैन्य अभियानों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अब वाशिंगटन के पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो असुरक्षित बेसों की मरम्मत पर अरबों डॉलर लुटा दे या फिर पूरे रीजन में अपनी सैन्य मौजूदगी का ढांचा बदल दे। ईरानी मिसाइलों के डर से पेंटागन अब एक छोटे और बिखरे हुए सैन्य ढांचे पर विचार कर रहा है। संभावित विकल्पों में पश्चिमी सऊदी अरब, जॉर्डन, इसराइल और दक्षिणी यूरोप को शामिल किया जा रहा है, ताकि अमेरिकी संपत्तियों को ईरानी मिसाइलों की मारक क्षमता से दूर रखा जा सके। हालांकि सेना को पश्चिम की तरफ ले जाना इतना आसान नहीं है। एक तरफ जहां कुवैत और अन्य खाड़ी देशों में अमेरिकी मौजूदगी कम हो सकती है, वहीं बहरीन में नौसैनिक बेसों को बनाए रखना वाशिंगटन की मजबूरी है। लेकिन इस तरह बेसों का फैलाव अमेरिका का सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स का खर्च कई गुना बढ़ा देगा। खाड़ी के ठिकानों पर हुए हमलों के बाद हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया अमेरिका के क्षेत्रीय रसद अभियानों के लिए सबसे अहम बैकअप बनकर उभरा है। लेकिन डिएगो गार्सिया से सप्लाई रूट लंबा होने के कारण सेना का ट्रांजिट टाइम 3 गुना तक बढ़ गया। इतनी लंबी दूरी से मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन चलाने के लिए अमेरिका को टैंकरों, नौसैनिक जहाजों और रसद के विशाल भंडारों की जरूरत पड़ेगी, जिससे अमेरिकी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का अभूतपूर्व दबाव बनना तय हो जाता है। ईरानी हमलों ने अमेरिका को खाड़ी में अपनी सैन्य मौजूदगी का पूरा गणित बदलने पर अब मजबूर कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ट्रंप शासन आखिर किस तरीके से ईरान से जंग में निपटेगा, या फिर दोबारा से पाकिस्तान के रास्ते वो सीज फायर पर ईरान को लौटाना चाहते हैं। कई रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही है कि ट्रंप और असीम मुनीर के बीच बातचीत हुई है, जिसके बाद असीम मुनीर तेहरान की यात्रा करने वाले हैं और वहां पर ट्रंप का पैगाम देंगे। ऐसे में ईरानी जनता के लिए भी यह बड़ा सवाल खड़ा हो जा रहा है कि आखिर जब बार बार सीज फायर हो रहा है तो फिर युद्ध में वापसी कैसे हो जा रही है। जंग लड़ना है तो जंग को सही तरीके से लड़ा जाए, न कि बार बार सीज फायर फिर जंग, सीज फायर फिर जंग। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। ढेर सारी खबरों को पढ़ने के लिए डाउनलोड करें लाइव हिंदुस्तान का मोबाइल ऐप।